रोल्स रॉयल्स दुनिया की सबसे महंगी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका सपना हर इंसान देखता है। हर इंसान चाहता है कि उसके गोडाउन में कम से कम एक रोल्स रॉयल्स तो खड़ी ही हो। आई एम श्योर अगर आप भी एक कार लवर हैं तो आपके विश लिस्ट में भी ये कार ज़रूर होगी। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया की सबसे महंगी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाउंडर एक ऐसा इंसान था जिसका खुद का पूरा बचपन गरीबी में बीता था और उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुनो तो खुद की में। आज की कहानी है हेनरी रॉल्स, द फाउंडर ऑफ रोल्स रॉयल्स की। अगर आप सबको ये स्टोरी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हेनरी रॉल्स कार मैन्युफैक्चरिंग जगत का एक सुनहरा नाम, लेकिन बहुत कम लोगों को इनके लाइफ के बारे में अच्छे से पता होगा। हेनरी का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव एल्वॉल्टन में 27 मार्च 1863 को हुआ था। वो अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ एक हाउस मेकर थी और उनके पिता की खुद की एक आटा पीसने की मिल थी। मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के बड़े शहरों में कंपनियां स्थापित हो चुकी थी और पूरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की लहर दौड़ रही थी। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा परेशान थे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज के मास प्रोडक्शन और चीप प्राइसिंग का सामना नहीं कर सकते थे। हेनरी के पिता की मिल भी इस न्यू चेंज को नहीं सह पाई और जब हेनरी महज 4 साल के थे तभी उनके पिता की मिल बंद हो गई। उनको उनकी स्कूलिंग बीच में छोड़नी पड़ी और पूरे परिवार को काम करना शुरू करना पड़ा। हेनरी के पिता ने काफ़ी कर्ज लिया था अपने मिल के लिए, लेकिन अब वो उसको नहीं चुका पा रहे थे एंड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन उन्होंने 1872 में सुसाइड कमिट कर लिया। हेनरी तब केवल 9 साल के थे और उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब पति की अचानक मौत से हेनरी की माँ को भी काम करना शुरू करना पड़ा और उन्होंने मेड की नौकरी करना शुरू कर दिया। हेनरी ने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और कभी कभी वो अपनी माँ के द्वारा बनाई गई चीज़ों को बाज़ार में बेच भी देते थे। आर्थिक तंगियों की वजह से हेनरी को अपनी स्कूलिंग बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। हेनरी को नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक था, इसीलिए उन्होंने हर वो मौका अपने हाथ से नहीं गंवाया जहां वो कुछ नया सीख सकते थे। हेनरी ने किताबें पढ़कर मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था और अपने पिता के दोस्त के द्वारा थोड़ी बहुत फ्रेंच भी सीख ली थी। लेकिन जब हेनरी केवल 14 साल के थे तब उनकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। हेनरी की आंट उनसे मिलने आती हैं और उन्हें हेनरी के से इतनी प्रभावित होती हैं कि वो उन्हें अपने साथ शहर ले आती हैं और द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में जाकर उनकी नौकरी 20 पाउंड पर एनम पे लगवा देती हैं। इस वजह से हेनरी को एक्सपोजर मिलता है लेटेस्ट मशीनरी का। उन्होंने दर्जनों किताब पढ़कर मैथ सीखा, कारपेंट्री का काम सीखा और साथ ही साथ मशीन्स के बारे में भी सीखा और 17 साल की छोटी सी उम्र में हेनरी एक फुल्ली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। उन्होंने फिर मैक्सिम वेस्टर्न नाम के एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया और 4 साल तक वहां जीत तोड़ मेहनत की। लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो कंपनी बंद होने वाली थी। उनके सारे साथियों ने वो कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनीज में जॉब ले ली, लेकिन हेनरी के दिमाग में अपनी कंपनी खोलने का प्लान था, पर उनके पास कैपिटल नहीं था। उनके पास उनकी सेविंग थी जो कि बस 20 पाउंड थी। हेनरी को एक पार्टनर की ज़रूरत थी और उन्होंने अपने आइडिया के बारे में अपने सबसे करीबी मित्र अर्नेस्ट क्लेरमाउंट को बताया। उन्हें उनका आइडिया इतना पसंद आया कि दोनों ने मिलकर 1884 में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी
शुरू की जिसका नाम था FH रॉल्स एंड कंपनी। अर्नेस्ट को हेनरी के प्लान पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी 50 पाउंड की सेविंग उस आइडिया पर लगा दी। उन्होंने मैनचेस्टर में एक कमरे से अपनी कंपनी की शुरुआत की। स्टार्टिंग में उनकी कंपनी एक रिपेयरिंग कंपनी थी और उन्होंने हर काम किया, जैसे स्विंग मशीन ठीक करना, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग को सही करना। लेकिन धीरे धीरे हेनरी ने मार्केट में एक न्यू चेंज को ऑब्जर्व किया। मार्केट में इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग और फिटिंग का काम बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन हेनरी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने 4 साल मेहनत कर एक नए इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल का आविष्कार किया। इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और उन्हें काफ़ी फेम भी मिला। साल 1900 तक कंपनी की सेल 20 पाउंड तक पहुंच गई। हेनरी की लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आता है और 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है और प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हेनरी की नई कंपनी इस प्रॉफिट मार्जिन को नहीं सह पाती है और धीरे धीरे उनका बिजनेस क्रैश होने लगता है। हेनरी को इसका बहुत स्ट्रेस था क्योंकि वो अपनी कंपनी को इस तरह लॉस में जाता नहीं देख सकते थे। धीरे धीरे इसका असर उनके हेल्थ पर पड़ने लगता है। हेनरी की वाइफ ने जब उन्हें डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने को कहा और इसीलिए उन्हें गांव में जाकर वेकेशन बिताने की सलाह दी और इसके लिए उन्होंने उन्हें कार खरीदने की भी सलाह दी ताकि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा ना थकाते हुए आराम से ट्रैवल कर सके। इस वजह से हेनरी को एक नई कार लेनी पड़ी ताकि वो ज़्यादा रेस्ट ले सके। हेनरी एक फ्रेंच मेड डिकोविल कार खरीदते हैं, लेकिन कार काफ़ी आवाज़ करती थी, ब्रेक्स भी सही से काम नहीं करते थे और साथ ही साथ कार में ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार एकदम बकवास थी। हेनरी ने इसे खुद रिपेयर करने की सोची और महज 1 हफ्ते में उन्होंने इसकी सारी मायनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। वो उस कार को रीडिज़ाइन कर देते हैं और जब वो उस कार से वापस आते हैं तो लोग उनके इस न्यू कार को देखकर चौंक से जाते हैं। तभी हेनरी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टेब्लिश करने का। वो 5 मैकेनिक्स का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपने बनाए हुए मॉडल पर काम करना। उन्होंने इसमें 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर की वजह से उनकी कार काफ़ी इम्प्रेसिव शेप ले चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने नॉइज सिस्टम, हीटिंग इफ़ेक्ट और ब्रेक पर ज़्यादा ध्यान देकर उसे काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाया था। 1904 में जब इसकी टेस्टिंग करते हैं तब 50 किलोमीटर ये कार बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर देती है और उस समय वो अपने फील्ड की द बेस्ट कार बन जाती है। उन्होंने 2 और मॉडल्स बनाई, पर हेनरी धीरे धीरे समझ गए कि वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए उन्हें कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि मार्केटिंग का अच्छा ज्ञाता हो। तब एंट्री होती है रोल्स रॉयस के फर्स्ट स्टार यानी चार्ल्स रॉल्स की। एक बार एक एग्जीबिशन में हेनरी अपने कार को प्रेजेंट कर रहे थे। रॉल्स की नज़र उनके कार पर पड़ जाती है। रॉल्स को बचपन से ही कार का बड़ा शौक था। वो एक परफेक्शनलिस्ट मोटरिस्ट थे और वो कार डिलीवरी का भी एक बिजनेस करते थे। जब उन्होंने हेनरी की कार को टेस्ट किया तो वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने हेनरी को द वर्ल्ड्स बेस्ट मैकेनिक कहकर अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाया। अब चार्ल्स भी हेनरी के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। जहां हेनरी का काम था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना, वहीं चार्ल्स का काम था डिलीवरी को देखना और इस तरह शुरू होती है रोल्स रॉयस की। 1906 में ये कंपनी
ऑफिशियली एस्टेब्लिश होती है। 4 न्यू मॉडल्स 10, 15, 20 एंड 50 हॉर्स पावर वाली कार को मार्केट में उतारा जाता है। रोल्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये कार की मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है उसे कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए उन्होंने आइल्स ऑफ मैन जैसे प्रेस्टिजियस कार रेसिंग टूर्नामेंट में रोल्स रॉयस के साथ कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। इस तरह से रोल्स रॉयस ऑलरेडी द बेस्ट कार कंपनी बन चुकी थी। 1906 में रोल्स रॉयस ने एक न्यू मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया। इसमें 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था। ये कार की बॉडी सिल्वर कलर की थी और ये कार चलने में काफ़ी स्मूथ और साइलेंट थी, इसीलिए इसका नाम था सिल्वर गोस्ट। इससे 2.5 महीनों तक दिन रात चलवाया जाता है और 24,000 किलोमीटर का इंडोरेंस टेस्ट के टारगेट को पूरा किया जाता है, जिससे सिल्वर गोस्ट ने बिना प्रॉब्लम के पूरा भी कर दिया। उन्होंने इसे विस्पर टेस्ट से भी गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के फ्रंट बॉडी पर एक कॉइन रखकर उसे बैलेंस करते ड्राइव करते थे और ये शो करता था कि ये कार बेहद स्मूथ है। यह सारे टेस्ट में ने सिल्वर गोस्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ा दिया और इसे क्वीन इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बना दी। चार्ल्स और हेनरी की पार्टनरशिप एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप साबित हुई और उन्हें इस हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी। लेकिन तभी 1910 में 32 साल की उम्र में चार्ल्स रोल्स की डेथ हो जाती है। चार्ल्स को कार के साथ साथ एविएशन का भी काफ़ी शौक था और 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम के एक प्लेन को उड़ा रहे थे, बट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और 100 फीट की हाइट से प्लेन क्रैश हो जाती है और जिस वजह से चार्ल्स रोल्स की मौत हो गई। हेनरी पर इस न्यूज़ का डीप इम्पैक्ट होता है और वो कंप्लीट शॉक में चले जाते हैं। वो अभी तक इस शॉक से उभरे भी नहीं थे कि 1911 में उनकी तबीयत तेज़ी से खराब होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बॉल्स कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन भी होता है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि अब उनके पास केवल 3 महीने हैं जीने के लिए। लेकिन इस हालत में भी वो सिल्वर गोस्ट के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने में काम कर रहे थे। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और एक मिरेकल होता है। हेनरी 100% रिकवर कर जाते हैं। वापस आकर हेनरी ने सिल्वर गोस्ट के डिज़ाइन में मेजर चेंजेस किए। उन्होंने इसके ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया, चेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाया और सस्पेंशन को भी इम्प्रूव किया। तब मार्केट में कार पर पर्सनलाइज मास्कट लगाने का ट्रेंड चालू हुआ था और हेनरी ने भी एक मास्कट रिलीज किया, क्योंकि लोगों के इनअप्रोप्रिएट मास्कट की वजह से रोल्स रॉयस की इमेज मार्केट में गिरती जा रही थी। इस मास्कट के लिए उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस अर्नियल टोल्टन को यूज़ किया था। इस मास्कट में वुमेन को आगे की तरफ झुकाया गया है, उसके हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया गया है और उस पर तेज हवा बह रही है। यह मास्कट सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम एंड स्पीड को सिंबलाइज करता है और इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ स्कैर्सिटी, मतलब अत्यंत खुशी, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। ये सब चेंजेस की वजह से रोल्स रॉयस का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था। 1913 तक इसका प्रॉफिट मार्जिन 90,000 पाउंड तक पहुंच चुका था। उसमें कई नई ब्रांचेस भी दूसरे देशों में खुलने वाली थी। लेकिन कुछ और बुरा होता है जिसकी वजह से रोल्स रॉयस बर्बाद होने वाली होती है और वो रहता है वर्ल्ड वॉर 1। कई इकोनॉमीज क्रैश हो चुकी थी जिसका सबसे ज़्यादा असर लग्जरियस कार ब्रांड्स जैसे कि रोल्स रॉयस पर पड़ रहा था। काफ़ी ब्रांडेड कार कंपनी इस चैलेंज को नहीं सरवाइव कर पाई, बट हेनरी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने
आर्मी पर्सनल के साथ मीटिंग की और उन्हें ये पता चला कि वॉर में ड्यूरेबल और हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों की काफ़ी ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट का स्ट्रक्चर चेंज करके उसे एक आर्मर्ड कार में बदल दिया, जिस पर 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया। इसमें गनिंग फीचर को भी ऐड किया गया और इसको वॉर में यूज़ करने लायक बनाया गया। इसका यूज़ मिडिल ईस्ट में भी हुआ क्योंकि ये कार चलाने में बेहद स्मूथ थी। इस वजह से इस पर इंजर्ड सोल्जर्स को रखकर भी एज ए एम्बुलेंस इस कार का यूज़ किया गया। इसमें लाइटनिंग फीचर को ऐड कर इसे नाइट मिशंस के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। इस तरह रोल्स रॉयल्स ने वर्ल्ड वॉर को तो सरवाइव कर लिया। तभी रोल्स रॉयल्स ने यह भी नोटिस किया कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट फ्रांस पर अपने इंजन्स के लिए हैवली डिपेंडेंट थी। इसलिए उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में भी इंटर कर दिया। रोल्स रॉयल्स ने एरो मैन्युफैक्चरिंग को खुद सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना फर्स्ट इंजन द ईगल। ये परफॉर्मेंस में फ्रेंच एरो इंजन से काफ़ी बेहतर थी। उन्हें ब्रिटिश एयरफोर्स से साल के एंड तक काफ़ी ऑर्डर मिल चुके थे। फिर 1915 में वो लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉल के इंजन डिज़ाइन किया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन द फैल्कन इंजन बनाया। 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कंडूर इंजन के मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ। इस सब की वजह से ब्रिटेन को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उनकी विक्ट्री का मेजर कारण भी यही एयरक्राफ्ट बने। एरो इंजन में एंटर करना काफ़ी फ़ायदेमंद था और आज भी काफ़ी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयल्स के इंजन का यूज़ होता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया और फिर 15 साल तक रोल्स रॉयल्स ने कार और मोटर इंजन पर फोकस किया। 1925 तक कंपटीशन फिर काफ़ी बढ़ चुका था, इसीलिए रोल्स रॉयल्स को एक न्यू कार की ज़रूरत थी। उन्होंने लॉन्च की 4 व्हील्ड ब्रेक सिस्टम वाली एक न्यू फैंटन कार, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी साबित हुई और रोल्स रॉयल्स को फिर से लग्जरी कार मार्केट का बादशाह बना दिया। 1931 में रोल्स रॉयल्स ने बेंटली को एक्वायर कर लिया और फिर डिज़ाइन किया न्यू बेंटली 3.5 लीटर्स, जो बेंटली और रोल्स रॉयल्स का एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 अप्रैल 1933 में 70 साल की उम्र में हेनरी रोल्स रॉयल्स की मौत हो जाती है और वो कभी भी अपनी आंखों से इस कार के रियल मॉडल को नहीं देख पाते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि उन्होंने बेंटली 3.5 लीटर का डिज़ाइन अपनी मौत के 2 घंटे पहले बनाकर ख़त्म किया था। आज रोल्स रॉयल्स को BMW ओन करती है, लेकिन आज भी रोल्स रॉयल्स अपनी अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है, जिसे हर कार लवर ज़रूर ओन करना चाहता है। और ये कहानी बताती है कि आप अपनी मेहनत के सहारे कामयाबी की किसी भी शिखर तक जा सकते हैं। धन्यवाद।